नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मैनपुरी के महासंग्राम की, जहां सपा और बीजेपी आमने सामने हैं। सपा ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी सपा के गढ़ में सेर लगाने के लिए सपा के पुराने सिपहसालार रहे रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है, जो शिवपाल यादव के करीबी और पिछड़ों में अपनी पैठ रखने वाले माने जाते हैं। ऐसे में होगा मैनपुरी के इस सत्ता संग्राम में किसकी जीत। तो आइए शुरू करते हैं मैनपुरी का महासंग्राम। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। सपा ने जहां डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सपा से गठबंधन करने वाली पार्टी सुभासपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। हालांकि सुभासपा सपा के साथ सपा का गठबंधन चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद टूट गया था और अब इस चुनाव में सुभासपा दो हाथ करने को तैयार है। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं और इस सीट पर रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। हालांकि राजनीतिक हलकों में अपर्णा यादव के नाम के चर्चे थे, लेकिन बीजेपी ने अपर्णा यादव की जगह रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। आपको बता दें कि इस रघुराज शाक्य सपा के पुराने कार्यकर्ता थे और शिवपाल के करीबी भी माने जाते हैं। वे कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। इटावा निवासी रघुराज सिंह शाक्य सपा में रहते हुए 1999 और वर्ष 2004 में इटावा से सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भी सपा की टिकट पर इटावा सदर सीट से उन्होंने जीत हासिल की। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बना दिया। मैनपुरी में डिंपल के सामने रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाए जाने पर राजनीतिक समीकरण लगाए जाने शुरू हो गए हैं। लोग मान रहे हैं कि रघुराज सिंह शाक्य भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि शिवपाल की सपा से पारिवारिक तल की और शिवपाल से रघुराज की नजदीकियां चुनाव में फायदा पहुंचा सकती हैं। माना जा रहा है कि अब चुनाव रोचक होगा। भाजपा हर हाल में सपा का मिथक तोड़ने के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट जीतने पर पूरा जोर लगाएगी। तो सवाल यहां पर यह है कि मैनपुरी लोकसभा सीट जीतने पर पूरा जोर लगा रही है बीजेपी और सपा से सीधी लड़ाई है। सपा ने मैनपुरी सीट से उम्मीदवार जो है वो डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है और कल इन्होंने नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने से पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख रहे हैं यह उस समय की हैं जब कल डिंपल यादव अपना नामांकन पत्र जमा करने के लिए मैनपुरी जा रही थी। उससे पहले उन्होंने मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद इन्होंने नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र, ये जो तस्वीरें हैं देख रहे हैं आप, ये नामांकन पत्र भरते जाते समय की हैं और उस समय जब ये नामांकन पत्र जमा कर रही हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उस समय इनके कुनबे के सारे लोग मौजूद थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव वहां पर मौजूद नहीं थे, उनके बेटे वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन राम गोपाल वर्मा से जब पूछा गया कि वास्तव में ये लोग क्यों नहीं मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव जी से बातचीत हो गई है और उनकी सहमति है। लेकिन आज एक दिन बाद ही अब बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं और रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है मैनपुरी से। रघुराज शाक्य जो हैं, अगर इनके बारे में अगर जो बात की जाए तो ये सपा के पुराने सिपहसालार रह चुके हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार इटावा सदर से विधायक रह चुके हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि सपा आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे
और मेहमान में अमीक जामेई जो सपा नेता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। मनोज मिश्रा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ जीतू तिवारी जो बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे लखनऊ से जो शाहिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शाहिद सिद्दीकी जी। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले शाहिद सिद्दीकी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो आज के राजनीतिक परिदृश्य हैं, बीजेपी ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, उससे क्या लगता है आपको मैनपुरी सीट पर? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था समाजवादी 2004 में रघुराज आप हैं और मैनपुरी जी शाहिद जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है हमारे पास, और आपकी आवाज जो है हमारे दर्शकों को साफ सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए हम आपको रोकना चाहेंगे। हम आना चाहेंगे सपा नेता अमीक जामेई जी के पास। अमीक जी, सवाल यह है कि डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से कल नामांकन पत्र इन्होंने दाखिल किया, और अब ये कह सकते हैं कि रघुराज साग के पुराने सपा के सिपह सालार उनके सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? हेलो जी अमीक जामेई जी, अमीक जामेई जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नहीं, आपकी आवाज मुझे तो आ रही है। आप अपने सवाल जी, सवाल मेरा यही है कि डिंपल यादव जी ने तो सपा की तरफ से नामांकन कर दिया कल, और आज बीजेपी ने अपने पत्ते खोले और रघुराज साक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो सपा के पुराने सिपाही सालार रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं सपा की टिकट से, और 1 बार विधायक भी रह चुके हैं। क्या कहेंगे इस मुकाबले को लेकर? देखिए, मैनपुरी का चुनाव, अगर आप इस सीट को अगर आप समझते हैं, जो जानकार हैं इसके, वो जानते हैं कि 1960 के दशक से ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ की सीट रही है। उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ पर समाजवादी लोग लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो दक्षिणपंथी ताकत आरएसएस का वहाँ पे कोई हैसियत 1960 के जमाने से लेकर आज तक वहाँ पे कभी बन नहीं पाया। अब हमारी एक बहुत ही पढ़ी लिखी, शालीन, प्रगतिशील महिला डिंपल यादव साहिबा को हमारी समाजवादी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने उन्हें कैंडिडेट बनाया है। तो मैनपुरी की इस ऐतिहासिक सीट को, जहाँ पे समाजवादियों ने एक महिला को अपना उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो बेशक इस सीट को हम एक तरफा जीतने वाले हैं। और भारत की लोकसभा की जो हमारी संसद है उसमें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके जाने से मैनपुरी की इज्जत, हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियों का वकार, बहनों का वकार, उनका सम्मान, वो तो यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, जीतू तिवारी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी अमीक जामेई जी कह रहे हैं कि निश्चित ही जो इस सीट का इतिहास रहा है वो सपा के पक्ष में रहा है, क्या कहेंगे जीतू तिवारी जी? समाजवादी पार्टी के नेताजी बोल रहे थे कि हमारे शिक्षित और कर्मठ जो महिला प्रत्याशी बनाई गई है समाजवादी पार्टी द्वारा, वो इससे पहले हमारे कन्नौज जनपद में भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, और पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी लोकसभा की सम्मानित जनता और कार्यकर्ताओं ने उनको यहाँ पर उनकी जो बहुत पुरानी जड़ें जमी थी उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है। ऐसे ही मैनपुरी में भी हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अवश्य जिताएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि लोग कहते थे कि कन्नौज भी समाजवादी पार्टियों का गढ़ है,
गढ़ अब जब से मोदी जी की प्रदेश में मनी योगी जी की सरकार बन रही है तब से सारे गढ़ जी जीतू तिवारी जी से हमारा जो है संपर्क जो टूट चुका है। हम आना चाहेंगे मनोज मिश्रा जी के पास जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे मनोज मिश्रा जी कि वास्तव में जैसा कि अभी अमीक जामेई जी ने कहा कि यह समाजवादी का पुराना गढ़ है और इस पर यहाँ की जनता इस बार डिंपल जी को ही पसंद करेगी, उनको ही चुनाव जिताएगी। क्या लगता है आपको कि जो ये जातीय समीकरण है और जो बीजेपी के गणित हैं सब फेल होने वाले हैं? नहीं, देखिए दरअसल पैनलिस्ट अपनी बात रखते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मैनपुरी सीट देश की आजादी के बाद कांग्रेस, जनता पार्टी और बहुत सारी पार्टियों के हाथ में आती रही, लेकिन 96 के से लेके लगातार 2019 के लोकसभा चुनाव तक वो नेताजी का वहाँ वर्चस्व रहा है। उन्होंने जिसको प्रत्याशी बनाया वो जीता और ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि स्वर्गीय नेताजी का खासकर मैनपुरी में मतलब जबकि 2014, 2017, 2019 या 2022 जो जहां भारतीय जनता पार्टी 37 साल बाद प्रदेश में सरकार बनाती है वहां 5 विधानसभा सीटों में 4 सपा को मिलती है और 1 भाजपा को मिलती है। लेकिन इधर आपने देखा होगा कि कई उपचुनाव या ऐसा कहिए कि अभी तरोताजा आजमगढ़ का चुनाव या रामपुर का चुनाव, 2 उपचुनाव हुए लोकसभा के और जो दोनों गढ़ कहीं न कहीं इससे कम नहीं माने जाते समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने धराशायी किया और प्रत्याशी जीत दर्ज की। चाहे वो हम अभी लखीमपुर की बात करें, लखीमपुर आपने देखा होगा कि 2019, 2017 चुनाव या 2022 के चुनाव से पहले किस बातों के लिए सुर्खियों में था, चाहे वो किसान आंदोलन हो या बाकी सारी चीजें। लेकिन अब चूंकि प्रत्याशी आमने सामने आ चुके हैं, डिंपल जी की बात कर लें, रघुराज साग की बात करें, रघुराज साग वहां चुनाव तब जीते थे जब वो नेताजी के कैंडिडेट थे, 2 बार वहां से सांसद रहे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रबंध तंत्र, उनकी चुनाव लड़ने की रणनीति और नेताजी के उत्तराधिकारी के रूप में चाहे नामांकन की बात कर ले या कल आप देखिए उनकी स्मृति स्थल पे जा करके वहां से फिर नामांकन करना, तो इतना आसान नहीं है। मतलब ना डिंपल जी के लिए ना रघुराज साग जी हर चुनाव मान के चलता हूँ, चाहे उपचुनाव हो चाहे वो मेन चुनाव हो। लेकिन आज की अगर स्थिति की बात कर लें या 96 से लेकर 2019 तक की इतिहास की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी कई कारणों से वहां प्रभावी रही है, जीतती रही है। वोटों का समीकरण उस तरीके से है, अगर हम मतदाता के रूप में देख लें तो चाहे वो यादव मतदाता हो, मुस्लिम हो, साग के हो या अन्य बिरादरी के लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ के तरीके से, रामपुर के तरीके से कुछ अप्रत्याशित या कुछ ऐसा करना होगा। और अभी तो ये कह सकते हैं कि वहां मैनपुरी के परंपरागत सीट बचानी चाहिए समाजवादी पार्टी को, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। ठीक है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है इसलिए उस सीट को बचानी चाहिए। जी शाहिद सिद्दीकी जी के पास जाना चाहेंगे, लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी शाहिद जी, हम जानना चाहेंगे मैनपुरी सीट में इस समय जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उसके बाद से वहां के राजनीतिक समीकरण के बारे में कुछ आप बताइए। आज ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और इससे पहले अपर्णा यादव का नाम चल रहा था, तमाम लोगों का नाम चल रहा था, मगर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, रघुराज साग को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और रघुराज साग जो है समाजवादी पार्टी से काफी दिनों जुड़े रहे, 1999 और 2004 में इटावा से सांसद भी रहे और मुलायम सिंह के साथ वो कंधे से कंधा लगा के चलने का काम किया उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और साग समुदाय का वोट जो है लगभग 2.5 लाख वोट है। तो साग समुदाय हो, चाहे अनुसूचित जाति हो और चाहे क्षत्रिय जाति हो, तमाम आंकड़े अगर मिलाए जाए तो रघुराज साग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत उम्मीदवार के तौर पे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नेताजी की जगह नेताजी के परिवार में अपर्णा यादव या डिंपल यादव नहीं ले सकती है। नेताजी का अलग कद था, नेताजी से अलग चाहने वाले थे, मगर
कि ऐसा कहना है। रामगोपाल यादव का कल बयान आया कि मेरे साथ पूरा परिवार है। शिवपाल सिंह यादव है, कल शिवपाल सिंह यादव भी कहीं नहीं नजर आए, उनके बेटे आदित्य यादव भी कहीं नजर नहीं आए। तो परिवार में कहीं ना कहीं तो दूरी है और दरार है, जिसको परिवार कितना साथ देता है इस चुनाव में। शिवपाल सिंह यादव खुद जाकर अपनी बहू के लिए वोट मांगते हैं कि नहीं मांगते, इन चीजों पे तमाम चीजें जो है वो समाजवादी पार्टी परिवार। लेकिन शायद ये भी देखा जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि नजदीकियां हैं शिवपाल सिंह यादव से और रघुराज से। तो दिक्कत ये यहाँ पर यह है कि क्या जो शिवपाल सिंह यादव हैं, इनकी सिंपैथी अगर जो किसी की तरफ नहीं जाते हैं, जैसे कि न ही अपने बहू के लिए वोट मांगने जाते हैं, न ही रघुराज के लिए वोट मांगने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मौन स्वीकृति रघुराज की तरफ जनता मानेगी या फिर उनकी बहू की तरफ? रामगोपाल जी का बयान था कि उन्होंने पूरा आशीर्वाद दे दिया है डिम्पल यादव को। और जब उन्नाव में पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया कि वो आप किसकी तरफ जाएंगे, बहू का साथ देंगे, तो उन्होंने मौन स्थिति में इशारा परिवार के ही तरफ दिया है और वो खुल के तो किसी तरफ नहीं आएंगे। और रघुराज साथ की बात की जाए तो वो भी शिवपाल सिंह यादव पार्टी में, प्रगतिशील पार्टी में जुड़े हुए थे, मगर वो पद जो उनको मिलना चाहिए शायद वहां भी नहीं मिला। और समाजवादी पार्टी में जब समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बने तो शायद वो पद उनको नहीं दिया। यही एक रीजन है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका मान सम्मान बढ़ा और मैनपुरी से उनको लोकसभा का उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया। जी ठीक है। अमित जामेई जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर जो शाक्य वोट है वो यादव के बाद है। यादव यहाँ पर 4.25 लाख जो हमारे पास इस समय आंकड़े मौजूद है उसके अनुसार 4.25 लाख यादव वोटर्स हैं और शाक्य 3.25 लाख हैं। ऐसे में दूसरी सबसे बड़ी शाक्य बिरादरी है, साथ ही साथ बीजेपी का साथ है। और एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। क्या इतने फैक्टर उस सीट से सपा की विदाई के लिए काफी नहीं लग रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहली मुख्य बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकसभाएं जी दिन ब दिन पूरे देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे बाय इलेक्शंस होते हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। एक हमने गोरखपुर का मठ 2019 के बाद हमने हराया। हमने फूलपुर की जो बाय इलेक्शन की सीट थी, सामान्य परिवेश से आए हुए 2 युवाओं को हमने लड़ा के बीजेपी की इन गढ़ों को हमने समाजवादियों ने हराने का काम किया। देखिए, मैनपुरी की जो बात है, इसमें एक बात बहुत कॉमन है जो अभी बहुत हमारे लिए बहुत अपरिचित भी है कि नेताजी का जो किरदार था, नेताजी का जो इकबाल था कि नेताजी किसी एक जाति के नेता नहीं थे। उनको हर वर्ग के कमजोर, शोषित, इवन सामान्य वर्ग के जितने भी प्रगतिशील तबके थे, स्वर्णों में भी, वो आंख बंद करके नेताजी के पीछे उनके साथ कदम से कदम चलते थे। अब वही रिफ्लेक्शन 2022 में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नया केमिस्ट्री नेताजी की उस पूरे ट्रेडिशन को उन्होंने फॉलो किया कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बढ़ा, ऐसा परसेंटेज हमें कभी नहीं आया। इस परसेंटेज में चाहे वो शाक्या हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के अन्य वोट, उन सभी लोगों ने 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया। अगर आप 90 सीटें जो 200, 150, 300, 400, 1000, 2000, 4000 90 सीटें हमें ऐसी हारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो हाइट था वो अब रसातल में जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। इसको सरकार नहीं कहेंगे कि 90 सीटों पे जहां समाजवादी 200-500 से हारती है, तो हमारी तो बहुमत की सरकार थी। हम ये मानते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से आरएसएस बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया, इसलिए हमें 22 में हमें सत्ता में मौका नहीं मिला। अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन चुनाव करता तो हम सरकार में होकर हम बताते कि यूपी में क्या होने वाला है। तो मैनपुरी का जो कॉम्बिनेशन है, चाहे वो शाक्य समाज हो, ये सभी लोग शुरू से पूरी जनरेशन ने नेताजी को देखा है। अब नेताजी की जो तस्वीर है, उनका जो पूरा अंदाज है, जो उनका सोच विचार है, जीत के अंतर के बारे में बात कर रहे हैं,
कोई भी जीते, जो मतदाता होते हैं उसी में से हार और जीत का अंतर होता है। तो इसमें नया क्या है? ये अगर आप जीतेंगे और उतने ही मतों से जीतेंगे तो आप पे भी वही सिद्धांत लागू होता है, कहीं मतदाता और दूसरी जगह से तो आएंगे नहीं। हम इस सीट को, हमसे बात वोट की नहीं, देखिए, जीतने की और वोट की जो बातें होती है ना सर, ये वोट भी मायने रख रहा है। ये कोर्ट से जीत और हार होती है, तो वो तो बातें छोड़ दीजिए, जो वो गुलागणित और किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, जीतू तिवारी जी। प्रचंड बहुमत नहीं कह सकते आप जी, प्रचंड बहुमत नहीं कह सकते, लेकिन बहुमत तो आया ना। आपको तो नहीं आया ना, आपको तो जनता ने नहीं दिया ना। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी आरएसएस सरकार किसकी बनी सर? सरकार किसकी बनी? नहीं, सरकार बीजेपी की बनी जी, लेकिन जिस तरह से 2017 में उससे पहले तो तमाम आपके भी जो नेता थे वो कह रहे थे कि सरकार बनने के बाद तमाम मतलब हम इस अधिकारी को ये कर देंगे, उस अधिकारी को वो कर देंगे। पहले से ही एकदम से जीते हुए मान रहे थे आप लोग, लेकिन क्या हुआ? 2022 में 100 सीटें बीजेपी की कम हुई हैं। आप ना सोचिए, कम नहीं होते हैं 100 सीटें। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी बढ़ी तो नहीं है ना सर। ठीक है सर, हम जीतू तिवारी जी के पास जाना चाहेंगे। को हराया, हम जीतू तिवारी जी के पास जाना चाहेंगे, इसके बाद मनोज जी के पास आएंगे जी। जीतू तिवारी जी से हम एक प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद से मनोज जी के पास आएंगे। जीतू जी हमारे संपर्क उनका टूट गया है, तो माफ कीजिएगा। मनोज मिश्रा जी हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अगर जो बीजेपी ने अपर्णा जी को तो चुनाव मैदान में उतारा नहीं मैनपुरी से, जिसकी चर्चाएं थी, हवा थी, अफवाह थी, जो भी कह लीजिए, यहां पर साक्य जी आ गए, रघुराज साक्य जी। लेकिन अगर जो प्रचार में अपर्णा को बीजेपी उतारे तो क्या राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? देखिए, दरअसल राजनीति में कभी एक और एक दो नहीं होता है जी। और रही बात परिणामों पे चर्चा कर लें तो पीछे उपचुनाव आपके सामने है, लेकिन मैं मानता हूं कि हर चुनाव होता है और मैनपुरी की जातिगत, और देखिए चुनाव अंत में चाहे जितनी बड़ी बातें सभी कर लें, लेकिन प्रत्याशी जातिगत आंकड़ों को लेकर के और अपने फायदे को लेकर के सभी उतारते हैं। रघुराज साक्य, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होंगे और समाजवादी पार्टी को बहुत कड़ी टक्कर होगी। परिणाम होता है, उसके पीछे कई कारण हैं, एक दो कारण नहीं है। स्वर्गीय नेताजी अब नहीं रहे जी, नेताजी नहीं रहे और उसका जो खामियाजा है सपा भुगत सकती है, कहना ये चाहते हैं। अब रही बात अहम दो सवाल चर्चा में है आपके चैनल पर और बाकी अन्य जगहों पर जी, कि शिवपाल क्या करेंगे, या जैसे आपने अभी नाम दिया कि प्रचार अगर करती है तो क्या होगा जी। अपर्णा जी देखिए प्रचार करेंगी, नहीं करती का मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अपर्णा जी विगत काफी वर्षों से जिस तरीके से वो बहुत सक्रिय हैं राजनीति में, सामाजिक तरीके से या लखनऊ के मंचों पे और विधानसभा चुनाव में लगातार उन्होंने प्रियंका गांधी की महिला हो, लड़ सकती हूँ कि अगर किसी ने जवाब दिया था तो वो अपर्णा जी आगे आकर के दी जी। तो लेकिन जहां तक अभी चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज कर रही है। और रही बात अंतर को लेकर के, मौजूदा 2022 का विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश की लीड या सीटों की संख्या 8% बढ़े हैं, वो जो कि दूसरी तरफ मायावती और कांग्रेस पार्टी दोनों नतमस्तक या कहिए शून्य की तरफ चले गए थे और विपक्ष का अकेला चेहरा थे अखिलेश यादव जी। तो उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल 90-91 बाद कभी 1-to-1 चुनाव नहीं हुआ है, हमेशा ट्रायंगल चुनाव रहा है, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी या इनके गठबंधन। ठीक है सर। और जी जरा 30 सेकंड जी, क्योंकि 17-19 में कई ट्रायल हो चुके हैं, 22 में 1-to-1 आमने सामने को चुनाव हुआ है। मैनपुरी के चुनाव को मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि परंपरागत 96 से लेके 2019 तक, जिसमें कि मोदी जी की लहर भी रही, आंधी रही 14 से लेके, लेकिन उसके बावजूद भी मैनपुरी सीट आप बनाए रखे उसको बनाना, उसको बचाए रखना 2024 के चुनाव से पहले इस उपचुनाव में चुनौती है सपा के सामने, लेकिन रघुराज साक्य बहुत मजबूती से लड़ेंगे, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, रघुराज साक्य बड़े मजबूती से लड़ेंगे जी। जीतू तिवारी जी, आपसे सवाल था कि वास्तव में क्या अपर्णा जी को बीजेपी चुनाव मैदान में तो नहीं उतारी, प्रचार में उतारेगी या नहीं? बिल्कुल उतारेगी। अपर्णा जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं
और हम सब कार्यकर्ता बहुत ही निष्ठा के साथ में मैनपुरी चुनाव में जाएंगे और अपाणा जी भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में जो हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे और श्रीमती अपाणा जी के चुनाव प्रचार से हमको बहुत लाभ होगा। और हम आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि हमारे जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं श्रीमान रघुराज ठाकुर जी, उनकी 100% विजय होगी। और जिस तरीके से कन्नौज की जनता और कार्यकर्ताओं ने, ठीक है सर, ठीक है, यानी कि अपर्णा जी प्रत्याशी भले ही न बने लेकिन मैनपुरी से प्रचार करने जरूर उतरेंगी। जी सपा नेता अमीक जामेई जी को आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। देखिए शिवपाल जी को लेकर हमारे ये जो बीजेपी के दोस्त हैं इनके लिए एक बहुत ही दुख भरी खबर है। वो ये खबर है कि माननीय शिवपाल यादव जी आज दोपहर मैनपुरी चुनाव की कैंपेन के लिए निकल चुके। और अगर आप टेलीविजन पे चला दे तो जो स्टार प्रचारकों की सूची अभी जारी हुई है पिछले 15 मिनट पहले, उसमें वो प्रमुख स्टार प्रचारकों में से एक हैं जी। तो जो बात कही जा रही थी कि शिवपाल जी ये करेंगे, शिवपाल जी वो करेंगे, हमने तो सुबह ही कहा था। हमने कहा शिवपाल, चलिए अब तक आपके पास भी खबर आ गई तो हम भी इसे प्रसारित कर ही देते हैं कि आपके हवाले से कि वास्तव में शिवपाल जी अब चुनाव कैंपेन के लिए सपा के साथ आ गए हैं। ठीक है, और आपको नहीं, जो हमारा सूची है समाजवादी पार्टी की पेज से जी, आप इसे भी चला सकते हैं जी। तो कहने का मतलब कि चाहे समाजवादी परिवार हो, वो वहां की जनता हो, जो विपक्ष हो, उन सभी का समाजवादी पार्टी को समर्थन है जी। और सभी का समर्थन नहीं है। अपर्णा यादव प्रचार करेंगी आपके खिलाफ जी, सपा के खिलाफ प्रचार करेंगी, सभी का समर्थन नहीं है। हाँ, शिवपाल यादव आ सकते हैं अगर जो आपके साथ, ठीक है, लेकिन अपर्णा यादव नहीं आ रही हैं। वो तो आरएसएस को ज्वाइन कर चुकी हैं, बीजेपी को, ठीक है। वो जाए तो पूरे परिवार वो यादव परिवार से नहीं आती हैं क्या सर? वो भी तो यादव परिवार से, उनका राजनीतिक पार्टी दूसरी है, ठीक है। और शिवपाल जी की भी तो राजनीतिक पार्टी दूसरी है, अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, क्या है भूल जा रहे हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और इस चर्चा में भाग लिया। हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में मैनपुरी में महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में बीजेपी और सपा आमने सामने है। देखते हैं कि मैनपुरी में साइकिल चलती है या कमल का फूल खिलता है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि देवरानी जेठानी आमने सामने भले ही चुनाव मैदान में ना हो, चुनाव प्रचार में जरूर दिखेंगी। और जो लोगों का यह आकलन था कि देवरानी जेठानी को आमने